नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है स्प्लीन। स्प्लीन जो आर्गन होता है विसरा, उसके हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, एनाटॉमिकल फीचर के बारे में देखेंगे इसमें। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्प्लीन किस तरह से आर्गन है। तो स्प्लीन के बारे में बोला जाता है कि स्प्लीन इज़ ए लिम्फेटिक ऑर्गन। मीन्स जब भी लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें स्प्लीन का भी नाम शामिल हो जाता है। तो स्प्लीन इज ए लिम्फेटिक ऑर्गन कनेक्टेड टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जैसा कि जानते हैं कि जो वेनस रिटर्न ब्लड होता है वो दो तरह से होता है। एक तो लिम्फ के थ्रू होता है, लिम्फ का जो रिटर्न ब्लड होता है लिम्फेटिक्स के थ्रू होता है, और अल्टीमेट वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर जाते हैं। और साथ ही साथ जो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीजन ब्लड भी रिटर्न होता है। तो एक तरह से रिटर्न ब्लड होता है वो हार्ट में वापस आता है थ्रू इन्फीरियर वेना केवा बाय द वेनस ब्लड एंड लिम्फेटिक जो ड्रेनेज होता है। तो साथ ही साथ क्या करता है, इट एक्ट एज ए फिल्टर फॉर ब्लड एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो इम्यून रिस्पॉन्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए शुरू करते हैं स्प्लीन के जनरल एनाटॉमी के बारे में। तो देखते हैं यहाँ की स्प्लीन क्या है। स्प्लीन इज ए वेज्ड शेप आर्गन। मीन्स अभी हम लोगों ने इससे पहले वेज्ड शेप आर्गन की बात किया था, तो वो लीवर की बात किया था। लाइंग मेनली इन मीन्स किस क्वाड्रेंट में होता है, 9 रीजन अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो 9 रीजन में लाइंग मेनली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्सली इन इपीगैस्ट्रियम। तो मेनली जो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड मेनली इन पार्सली इन इपीगैस्ट्रियम में पाया जाता है। इट इज वेज्ड इन बिटवीन मीन्स अगर बात करें कि स्प्लीन जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, मीन्स किन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में वेज्ड होता है, मीन्स पड़ा होता है। तो इट इज वेज्ड इन बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। देख रहे होंगे यहाँ पर ये स्टमक है, स्टमक का जो मॉडल है। तो यहाँ पर एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईसोफेगस यहाँ से अटैच होता है, और ये एक तरह से कार्डियक ओरिफिस होता है, और यहाँ पर होता है आपका एक तरह से पाइलोरिक ओरिफिस। तो ये कार्डियक ओरिफिस, और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये स्टमक का पार्ट है, इसको हम लोगों ने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया है, ये है फंडस ऑफ स्टमक। तो ये कह रहा है स्प्लीन की जो स्थिति होती है, स्प्लीन की स्थिति वेज होता है, मीन्स ये इस पॉइंट पर होता है, इस पॉइंट पर होता है। और इसके ऊपर से क्या होता है, इसके ऊपर से हम लोग देखते हैं कि डायफ्राम होता है। तो मीन्स लेफ़्ट साइड की तरफ जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के साइड में ये होता है। राइट साइड में तो आपका लीवर होता है मेनली राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टमक होता है। तो जो स्प्लीन होता है एक तरह से कहाँ वेज्ड होता है, फंडस ऑफ स्टमक और एंड डायफ्राम। तो साथ में कह रहे हैं कि ये टेट्राहेड्रल इन शेप। तो इसका शेप जो होता है स्प्लीन का टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है। तो आइए बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ स्प्लीन की बात करेंगे। मीन्स इसके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, मीन्स उसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है। तो वन बाय वन बात करेंगे। तो देखेंगे सॉफ्ट हाईली वेस्कुलर। तो स्प्लीन क्या है, वेस्कुलर लिम्फेटिक आर्गन होता है, एक सॉफ्ट होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, और डार्क पर्पल इन कलर होता है। साइज एंड वेट ऑफ स्प्लीन मार्कडली वेरिएबल। मीन्स जो साइज और वेट होता है वो इन्फेक्शन और नॉर्मल अलग अलग वेरिएशन होती है। तो कह रहा है कि साइज एंड वेट ऑफ स्प्लीन मार्कडली वेरिएबल ऑन एन एवरेज। अगर एक एवरेज बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी थिकनेस होती है, उसकी थिकनेस लगभग 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। उसके हम ब्रॉड की बात करेंगे तो कितना चौड़ा होता है, तो देखेंगे कि ये 3 इंच और 7.5 सेंटीमीटर। एंड तीसरे पॉइंट बात करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 5 इंचेज और 12.5 सेंटीमीटर। एंड इसके वेट की बात करेंगे तो ये 7 ऑन्स होता है, लगभग अप्रॉक्स 30 ग्राम्स होता है। 7 ऑन्स लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स होता है। और ये कह रहा है इसमें रिलेटेड टू 9, 10, 11 रिप्स। मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो क्या है, ये इसका एक तरह से डायमेंशंस की बात किया तो देख एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, द ऑड नंबर्स
मीन्स ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5 7 9 11 जो है आर रिलेटेड टू स्प्लीन। तो प्रश्न पूछता है कि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 जो रिलेटेड टू विच विसराज, तो ये हो जाएगा आपके स्प्लीन। देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल स्प्लीन इज़ नॉट पैल्पेबल। तो नॉर्मली क्या होता है, स्प्लीन को पैल्पेट नहीं करते हैं जब तक कि उनसे इन्फेक्शन ना हो, उसका साइज इंक्रीज ना करे, तो तब तक ये पल्पेबल नहीं होता है, मीन्स पल्पेट नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पोजीशंस एक्सिस ऑफ स्प्लीन की बात करते हैं। पोजीशन और एक्सिस ऑफ स्प्लीन की बात करेंगे तो देखेंगे लाइज ऑब्लिकली अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10th रिब, ऑब्लिकली लाइज अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब की बात करेंगे। डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लेटरली, डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लेटरली, तो इसको इस तरह से देखेंगे डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड लेटरली, मेकिंग एन एंगल अबाउट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्प्लीन होता है इसका पोजीशन जो क्या होता है कि ऑब्लिक होता है अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब्स। तो ये कह रहा है कि 10th रिब्स के अलोंग होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देख रहे होंगे ये वर्टिब्रल कॉलम है, क्योंकि स्प्लीन जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो पोस्टीरियर साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जो ये 10th रिब जो है ये पीछे से आगे की तरफ इस तरह से आती है आगे की तरफ, और उसी के अलोंग जो ये देखेंगे ऑब्लिक रिब्स होते हैं, रिब्स तो ऑब्लिकली अटैच होते हैं, और उसी के अलोंग जो है ये स्प्लीन उस पर अटैच होता है, तो ऑब्लिकली अटैच होते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो देखेंगे ये एक तरह से प्लेन है बॉडी का प्लेन है, उसके हिसाब से डायरेक्टेड डाउनवर्ड। साथ ही साथ ये एक्चुअली ये फॉरवर्ड एंड लेटरली। तो देखेंगे ये मीडियन प्लेन के अलोंग वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसके लेटरल साइड में ये डायरेक्ट हो रहा है, और साथ ही साथ ये एंगल बनाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक प्लेन के साथ, बॉडी के प्लेन के साथ जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लगभग जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री ये पॉइंट रहेगा, और यहाँ पर अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होता है, यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इस तरह से ये ऑब्लिक होता है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की, मीन्स एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर में देखेंगे स्प्लीन में क्या क्या चीज़ें होती है, 2 एंड होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं, 2 एंगल्स होते हैं, और 1 हाइलम होता है। तो हाइलम के बारे में देखेंगे 1 बाई 1। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर एंड्स के बारे में बात करेंगे। एंड्स की बात करते हैं तो एंड्स क्या होता है कि इसके 2 एंड होते हैं, एक ये एंड ये होता है, एक अपर एंड एक लोअर एंड। तो यहाँ पर देखेंगे कि एंड जो होते हैं एंटीरियर एंड और लेटरल एंड। तो जो ये एंटीरियर, ये एक्चुअली पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अलोंग ये लाइज करता है, 10th रिब्स के अलोंग लाइज करता है। मीन्स जो ये एंड होगा, एक तरह से जो ये एंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोस्टीरियर होगा या मीडियल होगा, ये पोस्टीरियर एंड होगा या मिडिल एंड होगा। ये जो एंड है जो कि एंटीरियर आगे की तरफ आएगा तो ये एंटीरियर होगा या लेटरल होगा। तो देख रहे होंगे पोस्टीरियर पीछे की तरफ या टुवर्ड्स मीडियन प्लेन के लॉन्ग मीडियल होगा, या एंटीरियर और लेटरल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर एंड और लेटरल एंड। मीन्स एंटीरियर एंड और लेटरल एंड ये पॉइंट है। देखेंगे एक्सपैंडेड, ये क्या होता है, एक्सपैंडेड होता है। एंड इज़ मोर लाइक ए बॉर्डर, मीन्स जो एंड होता है वो एंड की तरह ना होकर एक्सपैंडेड होने की वजह से एक बॉर्डर की तरह दिखता है। फिर देखेंगे डायरेक्टेड डाउनवर्ड सेम लाइन, जैसा कि हम लोग इससे पहले देखे थे, डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो डाउनवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड रीचेज द मिड एक्सिलरी लाइन, ये मिड एक्सिलरी लाइन तक पहुँचता है, क्योंकि यहाँ से मिड एक्सिलरी लाइन, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ से पास होती है, मिड एक्सिलरी लाइन, और इवन 3 सेंटीमीटर बियॉन्ड इट, हो सकता है कि इसके 3 सेंटीमीटर इसके आगे निकल जाए, मिड एक्सिलरी लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर चला जाए। तो इस तरह से हम लोग ने देखा एंटीरियर एंड और लेटरल एंड के बारे में देखा।
फिर देखते हैं पोस्टीरियर एंड और मीडियल एंड। तो देखेंगे ये पार्ट जो है जो वर्टिब्रल कॉलम के पास में है या जो क्योंकि मीडियल होता है तो मीडियन एंड भी बोलते हैं और पोस्टीरियर एंड भी बोलते हैं। राउंडेड होता है तो पोस्टीरियर एंड क्या है, राउंडेड है। डायरेक्टेड अपवर्ड, तो इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, डायरेक्टेड ये डाउनवर्ड था तो ये अपवर्ड है, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड था तो ये बैकवर्ड हो जाएगा। एंड मीडियली, क्योंकि ये मीडियन प्लेन के लॉन्ग है, मीडियली। एंड रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, तो ये अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी के उसके अपर पोल पे ये रेस्ट करता है, उस पर पड़ा रहता है। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये डायग्राम देख रहे हैं कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये 10th रिब्स के एलांग पड़ा होता है, ऑब्लिक होता है, और जो ये एंटीरियर एंड है ये है एंटीरियर एंड। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं एंटीरियर एंड क्या है, राउंडेड होता है, मोर लाइक ए बॉर्डर होता है। और ये कहाँ तक रीच करता है, मिड एक्सिलरी लाइन, तो ये है मिड एक्सिलरी लाइन, तो यहाँ तक। और कभी कभी क्या है 3 सेंटीमीटर इसके बियॉन्ड चला जाता है। और देखेंगे पोस्टीरियर एंड क्या होता है, ये एक तरह से डायरेक्शन अपवर्ड, बैकवर्ड एंड मीडियली होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग इसके बॉर्डर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 बॉर्डर के बारे में देखा था। तो यहाँ सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे सुपीरियर बॉर्डर क्या है। सुपीरियर बॉर्डर का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि क्या कैसे पहचान करते हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाई नॉच्ड नियर द एंटीरियर एंड। तो ये जो एंटीरियर एंड है, ये जो एंटीरियर एंड है इसके नज़दीक देखेंगे तो यहाँ पर सुपीरियर बॉर्डर में क्या है, नॉच है। तो ये देख रहे होंगे, यहाँ पहले 3 बॉर्डर को देखते हैं कि सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो ये जो देखेंगे ये है आपका, ये 10th एक्सिस के अलांग पाया जाता है। और ये जो ऊपर का बॉर्डर है दैट इज़ कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। और जो इन्फीरियर पार्ट में देखेंगे इन्फीरियर बॉर्डर, तो यहाँ देखेंगे सुपीरियर बॉर्डर। और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन ये है इन्फीरियर बॉर्डर को। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो ये देखेंगे हाइलम से होते हुए ये है इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो देखते हैं 1 बाई 1 कि सुपीरियर बॉर्डर क्या होता है, करेक्टरिस्टिकली नॉच नियर द एंटीरियर एंड, मीन्स एंटीरियर एंड इस साइड में जो है नॉच की संख्या ज़्यादा होती है एंटीरियर एंड के साइड में। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इन्फीरियर बॉर्डर क्या होता है, इन्फीरियर बॉर्डर लगभग राउंडेड होता है। सुपीरियर बॉर्डर क्या था, नॉच्ड था, और इन्फीरियर बॉर्डर क्या है, राउंडेड है। और देखेंगे कि इंटरमीडिएट बॉर्डर क्या है, आल्सो राउंडेड एंड इज डायरेक्टेड टू द राइट, इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द राइट साइड में होता है। फिर बात करते हैं इसके सर्फेसेस की। तो सर्फेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 सर्फेसेस होते हैं। 2 सर्फेसेस कौन कौन से हैं, एक तो आपका डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, दूसरा है विसरल सरफेस। तो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस जो कि किसी भी पार्ट का अगर डायफ्राम से जो रिलेटेड होगा, मीन्स जो विसरा है ये एब्डोमिनल विसरा है, और एब्डोमिनल विसरा है तो उसके ऊपर की जो डोम से स्ट्रक्चर से दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। तो डायफ्राम के इन्फीरियर सरफेस से कहीं ना कहीं डायफ्राम, अगर मान लीजिए डायफ्राम है, इन्फीरियर सरफेस पे स्प्लीन अगर इस तरह से है तो ये पार्ट उसका क्या कहलाएगा, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और साथ ही साथ जो है कॉन्वेक्स और स्मूथ होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि उसको डायफ्राम का शेप भी कॉन्वेक्स होता है। फिर देखेंगे जो विसरल सरफेस होते हैं, विसरल सरफेसेस होते हैं वो कॉनकेव एंड इरेगुलर होते हैं। विसरल सरफेस कॉनकेव एंड इरेगुलर होते हैं। तो यहाँ पर फिर देखेंगे हम लोग एंगल्स ऑफ द स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। तो एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 एंगल की बात की गई, एंट्रोबेसल एंड पोस्टेरोबेसल। एंट्रोबेसल एंगल की बात करेंगे, जंक्शन ऑफ एंट्रोबेसल एंगल क्या है, मीन्स एंटीरियर और बेस। तो यहाँ देखेंगे जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर विद द लेटरल और एंटीरियर एंड। तो यहाँ देख रहे होंगे ये सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर का लेटरल और एंटीरियर एंड की बात करेंगे तो ये जो एंड है वो एंटीरियर एंड या लेटरल प्लेस्ड है तो लेटरल एंड भी कहलाएगा। तो सुपीरियर बॉर्डर का एंटीरियर एंड और लेटरल एंड के साथ जो एंगल फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एंट्रोबेसल। देखेंगे मोस्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ स्प्लीन। तो ये एक तरह से देखेंगे मोस्ट फॉरवर्ड एंड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ स्प्लीन ये एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है। व्हेन द स्प्लीन इज इनलार्ज, मीन्स जब स्प्लीन इनलार्ज करता है, व्हेन स्प्लीन इज इनलार्ज तो क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट फेल्ट। सो मीन्स जब स्प्लीन इनलार्ज करता है तो सबसे पहले जो है ये आपका एंट्रोबेसल एंगल ही
फेल्ट होता है, पल्पेट होता है। सो दिस इज द कॉल्ड दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन। तो पूछा जाता है क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन को क्या कहते हैं, तो यह है एंट्रोबेसल एंगल। उसके बाद देखेंगे कि ये पोस्टरोबेसल की बात कर रहा है, मीन्स ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होगा। जंक्शंस ऑफ इंफीरियर बॉर्डर, तो ये कह रहा है पोस्टरोबेसल मीन्स जंक्शंस ऑफ इंफीरियर बॉर्डर विद द लैटरल और एंटीरियर एंड ऑफ स्प्लीन। तो यहाँ कह रहा है जंक्शंस ऑफ इंफीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर और लैटरल, मीन्स इस पॉइंट के अराउंड कह रहा है यहाँ पर क्या होता है, पोस्टरोबेसल एंगल। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल्स के बारे में बात किया। अब बात करते हैं हाइलम ऑफ स्प्लीन। हाइलम ऑफ स्प्लीन की बात करेंगे तो हाइलम क्या स्ट्रक्चर्स होता है, किसी भी विसरा का हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्स एंट्री करती है और कुछ स्ट्रक्चर्स वहाँ से एग्जिट होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है कि लाइज बिटवीन द सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर, लाइज बिटवीन द सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो ये कह रहे हैं कि हाइलम जो होता है ये कहाँ होता है, सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में होता है। सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में आपका हाइलम पाया जाता है। और फिर देखेंगे कि इट इज पियर्स्ड बाई ब्रांचेज एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्प्लेनिक वेसल्स। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इस हाइलम वाले रीजन पे क्या पियर्स्ड होता है, यहाँ पर देख रहे हो रेड कलर के कुछ स्ट्रक्चर दिखाएंगे, कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिखाएंगे। मीन्स जो भी स्प्लेनिक वेसल्स हैं, मीन्स स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन यहाँ पियर्स्ड करते हैं। स्प्लेनिक आर्टरी इसमें एंट्री करती हैं, स्प्लेनिक वेन इसमें यहाँ से एग्जिट होंगे। फिर बात करते हैं कि रिलेशंस ऑफ स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। तो स्प्लेनिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो तरह के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। पहला है पेरिटोनियल रिलेशन, दूसरा है विसरल रिलेशन। तो हर एक विसरा का, एब्डोमिनल विसरा का जब रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर पेरिटोनियम आर्गन होता है, पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो रिलेशंस होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कितना कवर है। उसके बाद उस पर कौन कौन से विसरा का अटैचमेंट या इंप्रेशंस पड़ते हैं देखते हैं वन बाय वन कि देखेंगे। पेरिटोनियल रिलेशन के बारे में देखते हैं। तो स्प्लीन इज सराउंडेड बाय पेरिटोनियम एंड इज सस्पेंडेड बाय फॉलोइंग लिगामेंट्स। मीन्स कह रहा है कि जो पूरा स्प्लीन है ये पूरा कवर हो रहा है पेरिटोनियम से, और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर लिगामेंट्स भी इससे अटैच होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से लिगामेंट है। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट मीन्स कि जो स्प्लीन होता है वो कहीं ना कहीं अटैच होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ पेरिटोनियल रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। तो ये जो है स्प्लीन है ये किसके थ्रू कवर्ड है, ये पेरिटोनियल कवरिंग है। लेकिन पेरिटोनियल कवरिंग के साथ साथ यही पेरिटोनियम कुछ लिगामेंट बनाती है। लिगामेंट बनाने का मतलब होता है कि ये स्प्लीन के साथ साथ अदर विसरा को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रखता है, तो इसको बोलते हैं लिगामेंट। तो जो दो विसरा को अटैच करता रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्प्लीन का स्टमक अर्थात गैस्ट्रो से जो अटैचमेंट होता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो यहाँ पर देखेंगे पहला लिगामेंट है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। इसके बारे में देखेंगे कि एक्सटेंड फ्रॉम हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर ये है हाइलम, ये है इसका हाइलम। स्प्लीन का हाइलम यहाँ पर होता है जहाँ से ये ब्लड वेसल्स एंट्री कर रही हैं, स्प्लेनिक आर्टरी स्ट्रक्चर एंट्री करेगा। तो यहाँ तक आता है एक्सटेंड फ्रॉम हाइलम ऑफ स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक तक जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इट कंटेन्स द मीन्स अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट सिर्फ अटैचमेंट करता है दो आर्गन को, साथ ही साथ उसमें क्या इंटरकनेक्ट करता है, इट कंटेन्स द शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स एंड एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। दूसरा पॉइंट देखेंगे मीन्स दूसरा लिगामेंट देखेंगे कि इसका नाम दिया हुआ है कि लीनोरिनल लिगामेंट। तो यहाँ देखेंगे लीनोरिनल लिगामेंट, ठीक है। लीनोरिनल लिगामेंट देखेंगे तो यहाँ पर नाम है जैसे कहेंगे लीन मीन्स होता है स्प्लीन, लीनो मीन्स होता है स्प्लीन को ही लीनो बोलते हैं, और रीनल मतलब किडनी। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्प्लीन और किडनी ये जो यही लिगामेंट है मीन्स पेरिटोनियम है, ये आपका रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ पर, किडनी पे रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड
लीनोरिनल लिगामेंट। तो इसके बारे में देखते हैं कि लीनोरिनल लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी। इट कंटेन्स द टेल ऑफ पैंक्रियाज। इट कंटेन्स द टेल ऑफ पैंक्रियाज। देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, टेल ऑफ पैंक्रियाज है। इट कंटेन्स द टेल ऑफ पैंक्रियाज, स्प्लेनिक वेसल्स एंड एसोसिएटेड पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। तो ये इस तरह से दो मेन लिगामेंट हो गए। तीसरा लिगामेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पर फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। फ्रेनिको मीन्स होता है फ्रेनिकोकोलिक। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट के बारे में देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट इज़ नॉट अटैच टू द स्प्लीन, मीन्स डायरेक्ट स्प्लीन से अटैच नहीं होता है, बट सपोर्ट द एंटीरियर एंड। तो एक तरह से एंटीरियर एंड को सपोर्ट करता है, डायरेक्टली अटैच स्प्लीन से नहीं होता है। इट इज हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन टू द डायफ्राम अपोजिट द 11th रिब्स इन द मिड एक्सिलरी लाइन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ इसके रिलेशंस में पेरिटोनियल रिलेशन के बारे में बात किया। आइए बात करते हैं विसरल रिलेशन के बारे में। मीन्स पेरिटोनियम की कवरिंग तो चारों तरफ हो गई, अब स्प्लीन पे कौन कौन से विसरा का अटैचमेंट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे कि द विसरल सरफेस मीन्स विसरल सरफेस और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस की बात करेंगे। तो हम लोग जो दो सरफेस की बात किए थे कि इसके दो सरफेस होते हैं, एक तो विसरल सरफेस होता है, दूसरा डायफ्रैग्मेटिक सरफेस की बात किया तो विसरल सरफेस पे कौन कौन से अटैचमेंट की बात करेंगे। द विसरल सरफेस इज रिलेटेड टू फंडस ऑफ स्टमक, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन एंड टेल ऑफ पैंक्रियाज। यहाँ पर देख रहे होंगे विसरल रिलेशन में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि पहला पॉइंट था फंडस ऑफ स्टमक। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये स्टमक का आउटलाइन है, ये स्टमक का आउटलाइन है, ये पार्ट जो ब्लू कलर में है स्प्लीन है। तो यहाँ पर विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन के बारे में बात करें, इसके ऊपर स्प्लीन के ऊपर क्या है, फंडस ऑफ स्टमक। तो हम लोग ये कहते हैं कि जस्ट जो ये वेज्ड होता है किसके बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। तो ये एक तरह से फंडस ऑफ स्टमक के ऊपर ही होता है, तो इससे रिलेटेड होता है डायरेक्टली फंडस ऑफ स्टमक के। दूसरा पॉइंट था कि एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये आपका लेफ्ट किडनी है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लेफ्ट किडनी, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। तो इस ये एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी से भी अटैच है। फिर देखेंगे कि यहाँ स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इसके लोअर पोल की तरफ, एंटीरियर सर पोल की तरफ या एंटीरियर मार्जिन की तरफ, एंड की तरफ स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, कुछ इस तरह से ये पूरा होता है। स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन है ये वाला पार्ट है, ये है फ्लेक्स मीन्स यहाँ से मुड़ रहा है ना, ये एक तरह से ट्रांसवर्स कोलन है, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन है, और ये ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कोलन के बीच में स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन पाया जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है एंड टेल ऑफ पैंक्रियाज। तो यहाँ देख रहे होंगे पैंक्रियाज पूरा इस तरह से यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर टेल ऑफ पैंक्रियाज स्प्लेन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इम्प्रेशंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये रिलेटेड तो होते, साथ ही साथ स्प्लीन के ऊपर कुछ इंप्रेशंस पाए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, रीनल इंप्रेशन है, कोलिक इंप्रेशन है एंड पैंक्रियाटिक इंप्रेशन है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये अटैच है डायरेक्ट इसके इंप्रेशंस के रूप में होते हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके एंटीरियर या विसरल सरफेस पर, इसके एंटीरियर या विसरल सरफेस पे यहाँ पर कुछ इंप्रेशंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर पहला इंप्रेशन क्या था, गैस्ट्रिक इंप्रेशन। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये है जो ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये इस तरह से, ये एक तरह से गैस्ट्रिक इंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बिटवीन किसके बिटवीन है, बिटवीन द इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर के बीच में आपका क्या है, एक तरह से गैस्ट्रिक इंप्रेशन है। फिर देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे है रीनल इंप्रेशन। तो ये रेड कलर का हमने बॉक्स बनाया हुआ, वो एक तरह से टोटल जो है इंप्रेशंस दिखा रहे हैं। रीनल इंप्रेशन दूसरे नंबर पे है, बिटवीन द इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में होता है, ये होता है रीनल इंप्रेशंस। फिर नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे कोलिक इंप्रेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कोलिक इंप्रेशन ये रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे पैंक्रियाटिक इंप्रेशन। तो यहाँ पर जो हाइलम के पास में जो पैंक्रियाज आके यहाँ पर इंप्रेशन बनाता है, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक इंप्रेशंस।
नेक्स्ट देखेंगे कि जो डायफ्राम से रिलेटेड जो इम्प्रेशंस होते हैं, सरफेसेस होते हैं, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पे कौन कौन से विसरल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस इज रिलेटेड टू द डायफ्राम विच सेपरेट द स्प्लीन फ्रॉम द कास्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस ऑफ फ्लोरा लंग एंड 9, 10, 11 रिब्स ऑफ द लेफ्ट साइड। अब इसके बाद हम लोग आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। तो इसके जो ब्लड सप्लाई होती है, मीन्स आर्टरी सप्लाई कौन कौन सी होती है, तो मेन जो इसकी आर्टरी सप्लाई होती है वो है स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। तो हम लोग बात कर लेते हैं इन जनरल सीलियक ट्रंक क्या होता है। सीलियक ट्रंक जो होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मीन्स एब्डोमिनल एओर्टा की एंटीरियर जो ब्रांच होती है उसकी एक वो है सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक के 3 ब्रांचेज होते हैं जिसमें हम लोग स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक और आर्टरी होती है जो कि मेन 3 आर्टरी होती है। तो इसमें एक सीलियक ट्रंक लार्जेस्ट ब्रांच, सीलियक ट्रंक की लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, जो है स्प्लेनिक आर्टरी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि उसके साथ साथ अब ये आर्टेरियल सप्लाई हो गई जो कि स्प्लेनिक आर्टरी है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सीलियक ट्रंक है। उसके बाद देखते हैं वेनस ड्रेनेज, मीन्स स्प्लीन का जो वेन देख रहे होंगे ये है स्प्लीन, ये स्प्लीन है। तो ये स्प्लीन है, इसका मतलब यहाँ जो ब्लड ड्रेन हो रहा है वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये कह रहा है कि जो स्प्लेनिक वेन है, स्प्लेनिक आर्टरी इसको ब्लड ले आ रही है, तो स्प्लेनिक वेन जो है इससे रिटर्न ले जाएगी। तो स्प्लेनिक वेन देखेंगे ये किस पैंक्रियाज के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, पैंक्रियाज के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्प्लेनिक वेन जो या वेनस ड्रेनेज ऑफ स्प्लीन, तो स्प्लेनिक वेन इज़ फॉर्म्ड एट द हाइलम ऑफ स्प्लीन। तो देख रहे होंगे स्प्लीन का यहाँ हाइलम होता है, इसी से यहाँ पर स्प्लेनिक वेन का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद देखेंगे इट रन्स स्ट्रेट कोर्स बिहाइंड द पैंक्रियाज, मीन्स पैंक्रियाज के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये रन करता है, स्ट्रेट कोर्स होता है। इट ज्वाइंस द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। तो देख रहे होंगे ये स्प्लेनिक वेन है जो कि स्ट्रेट कोर्स है बिहाइंड द पैंक्रियाज एंड ज्वाइंस द सुपीरियर नीचे से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जा रही है और यहाँ पर स्प्लेनिक वेन जा रही है, दोनों मिल जाएंगे इस पॉइंट पे। तो ये आगे की तरफ दोनों मिलके एक बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। तो इट रन्स स्ट्रेट कोर्स बिहाइंड द पैंक्रियाज एंड इट ज्वाइंस द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज। तो ये है नेक ऑफ पैंक्रियाज के बिहाइंड पर ही ये एक तरह से पोर्टल वेन का फॉर्मेशन होता है। टू फॉर्म द पोर्टल वेन इट्स ट्रिब्यूटरीज आर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, पैंक्रियाटिक एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई के बारे में बात की। इसके बाद हम लोग क्लिनिकल एनाटमी ऑफ स्प्लीन की बात करेंगे, मीन्स स्प्लीन का अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। स्प्लीन की नॉर्मल एनाटमी पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं इसका क्या यूज है, किस तरह से अप्लाइड पार्ट होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहला चीज़ है कि स्प्लीन, जब भी स्प्लीन में इन्फेक्शन होगा तो उसका एक साइन एंड सिम्टम होता है कि वो अपने साइज़ में बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगैली। तो स्प्लीनोमेगैली में क्या करते हैं कि ये पता कैसे चलता है कि उस रीजन को पल्पेट करते हैं, उस रीजन में पेन होता है। तो पल्पेशन, पहला पॉइंट आता है पल्पेशन ऑफ स्प्लीन। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि किस कंडीशन में पल्पेट होता है और किस कंडीशन में पल्पेट नहीं होता है। तो देखते हैं पल्पेशन ऑफ स्प्लीन। ए नॉर्मल स्प्लीन इज़ नॉट पल्पेबल, मीन्स अगर नॉर्मल साइज में है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली वो पल्पेबल नहीं होती है। एन इनलार्ज स्प्लीन कैन बी फेल्ट अंडर द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन। लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन के नीचे ही हम लोग उसको फेल्ट करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मीन्स इंस्पायरेशन पेशेंट को कहते हैं कि लंबी गहरी सांस अंदर की तरफ लो। तो इंस्पायर्ड करता है, एयर को इंस्पायर्ड करता है, तो उस समय क्या होता है, स्प्लीन जो होता है वो और डाउनवर्ड जाता है। मीन्स किधर जाएगा कि कॉस्टल मार्जिन, लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन की तरफ इंक्रीज करेगा, मीन्स उसको तरफ प्रेशर इंट्रा जो चेस्ट के अंदर प्रेशर बनेगा तो ऑटोमेटिक उसको पुश करेगा और डायफ्राम से होते हुए डाउनवर्ड जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे पल्पेशन इज असिस्टेड बाई टर्निंग द पेशेंट टू हिज राइट साइड, मीन्स पेशेंट को राइट साइड में टर्न कर देंगे। ठीक है, नोट दैट द स्प्लीन बिकम पल्पेबल
by only after it has enlarged to about twice its normal size। मीन्स स्प्लीन पल्पेट तभी होती है जब ये अपने साइज से 2 गुना बढ़ जाए, तब इसको हम लोग पल्पेट कर सकते हैं। और पेशेंट को बोलेंगे कि उसको अपने इंस्पायर करे, मीन्स सांस को लंबी गहरी सांस ले। उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या है, स्प्लीनोमेगैली। तो स्प्लीनोमेगैली के बारे में देखते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगैली। तो हम लोगों ने बोला कि जब स्प्लीन की साइज इंक्रीज कर देती है तो उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। तो सम टाइम द स्प्लीन बिकम्स वेरी लार्ज, इट देन प्रोजेक्ट टूवर्ड्स द, मीन्स इसका जो इसका जो इनलार्जमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, इट देन प्रोजेक्ट टूवर्ड द राइट इलियक फोसा। मीन्स इसका जो डायरेक्शन होता है इंक्रीमेंट का कि राइट इलियक फोसा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ 10th रिब्स। मीन्स 10th रिब के एक्सिस के डायरेक्शन में राइट इलियक फोसा की तरफ इसका साइज बढ़ता है। द नॉच ऑफ लार्ज स्प्लीन आर ईजिली पल्पेबल। मीन्स जो उसका नाच्ड पार्ट होता है वो ईजिली पल्पेट हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्प्लीनेक्टॉमी। तो इक्टॉमी जहाँ भी शब्द जुड़ जाएगा, इक्टॉमी कहने के मतलब कि उसका रिमूवल, एक्टॉमी का मतलब था रिमूवल। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टॉमी। मीन्स स्प्लीन को कट करके रिमूव कर देना, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के समय क्या होगा, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन डैमेज टू द टेल ऑफ पैंक्रियाज हैज़ टू बी केयरफुल अवॉइडेड। मीन्स क्योंकि हम लोग को पता है कि स्प्लीन के हाइलम वाले पार्ट से टेल ऑफ पैंक्रियाज अटैच होता है, और कोशिश करना चाहिए कि जब कभी भी स्प्लीन को रिमूव करना है, कट करके निकालना है बॉडी में, तो क्या होता है कि उसके पैंक्रियाज के टेल को किसी भी तरह से डैमेज या क्षति नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया है, एज द टेल ऑफ पैंक्रियाज इज वेरी रिच इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मीन्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसके टेल रीजन में। स्प्लीन हैज़ 2 पेडिकल्स, गैस्ट्रोस्प्लेनिक एंड लिनोरीनल। देयर कनेक्ट्स आर सेपरेटेड केयरफुली बिफोर द लिगामेंट्स आर कट। तो कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि स्प्लीनोमेगैली के बाद स्प्लेनिक पंक्चर की बात कर रहा है। स्प्लेनिक पंक्चर के बारे में देखेंगे। तो स्प्लेनिक पंक्चर क्या है कि स्प्लीन कैन बी पंक्चर्ड थ्रू द लेफ्ट 9th और 10th इंटरकॉस्टल स्पेस। लेफ्ट साइड में किडनी होती है तो इसलिए लेफ्ट 9th और 10th इंटरकॉस्टल स्पेस में उसको पंक्चर करते हैं नीडल के थ्रू। तो देखेंगे स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। तो किसके एलांग पंक्चर करेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन में 9th और 10th इंटरकॉस्टल स्पेस के एलांग पंक्चर करेंगे यूजिंग ए लंबर पंक्चर निडल। तो ध्यान रखेंगे कि किसके थ्रू करेंगे, लंबर पंक्चर निडल के थ्रू इसको पंक्चर करेंगे मिड एक्सिलरी लाइन में 9th और 10th इंटरकॉस्टल स्पेस में। व्हेन इनलार्ज मीन्स जब स्प्लीन इनलार्ज होता है, इट कैन बी पंक्चर्ड थ्रू द मिड एक्सिलरी लाइन टू अवॉइड लैसिरेशन ऑफ स्प्लीन। द पेशेंट मस्ट होल्ड हिज ब्रीथ ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मीन्स पेशेंट को बोलते हैं कि आप सांस थोड़ा समय के लिए रोक दो, तो जब वो सांस रोके तभी उसको पंक्चर किया जाता है, अदरवाइज़ क्या होता है, लैसिरेट हो जाता है ये स्प्लीन। फिर देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपका अप्लाइड एस्पेक्ट है स्प्लेनिक इन्फाक्शन। स्प्लेनिक इन्फाक्शन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी आर इंड आर्टरीज। जो स्प्लेनिक आर्टरी की जो छोटी छोटी आर्टरी होती हैं वो क्या होती है, इंड आर्टरी होती है। इंड आर्टरी का मतलब ये हुआ कि अगर इंड आर्टरी में रीजन में अगर कोई ब्लॉकेज हो गया तो उस जो छोटी छोटी आर्टरियाँ जिस पर्टिकुलर रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर उसमें वो इंड आर्टरी के रूप में है, वहाँ पर अगर किसी वजह से ब्लॉकेज हो गया तो उस रीजन को कोई अल्टरनेट माध्यम नहीं है जिससे ब्लड सप्लाई हो सके। तो इसलिए कह रहा है कि द स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी आर द इंड आर्टरीज, their obstruction or embolism therefore results in the splenic infarction which causes referred pain in the left shoulder, जिसको हम लोग केहर साइन भी बोलते हैं। मीन्स
स्प्लेनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि पेन होता है स्प्लीन में ना होकर आपके लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है, रिफर्ड पेन होता है, दैट इज कॉल्ड केहर साइन। तो इस तरह से हम लोगों ने स्प्लेनिक इन्फेक्शन के बारे में देखा। फिर देखेंगे रिफर्ड पेन। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है रिफर्ड पेन। तो रिफर्ड पेन क्यों होता है? रिफर्ड पेन क्यों होता है? तो पेन ऑफ स्प्लेनिक टिश्यू, पेन ऑफ स्प्लेनिक टिश्यू इज पुअरली लोकलाइज्ड, इट इज आल्सो रिफर टू द एपिगैस्ट्रिक, मीन्स स्प्लीन का जो पेन होता है वो पर्टिकुलर उस रीजन में तो होने के साथ साथ ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी लोकलाइज्ड होता है, और कॉमन जो रूट वैल्यू होने, नर्व रूट होने की वजह से इनका रिफर्ड पेन की स्थिति आती है। एक नेक्स्ट डिजीज है, लास्ट में देखेंगे बंटीज डिजीज। बंटीज डिजीज के बारे में देखेंगे क्या कह रहा है। बंटीज डिजीज इज ए क्रॉनिक कंजेस्टिव इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, chronic congestive enlargement of spleen resulting in premature destruction of RBC, मीन्स chronic congestive enlargement of disease होता है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर RBC का डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्प्लीन के नॉर्मल एनाटमी और उसके फंक्शन और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।